हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक पी ब्लॉक चैप्टर से रिलेटेड। ग्रुप 17 हम कर रहे थे और टॉपिक का नाम है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और मार्क कीजिए इम्पोर्टेंट, 1 मार्कर या 2 मार्कर मैक्स टू मैक्स इसमें से क्वेश्चन आता है। ज्यादातर केसेस में इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन ही आता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब है कि वो कंपाउंड्स जो हैलोजन्स आपस में मिलकर बनाते हैं। ये 4 अलग अलग टाइप्स के होते हैं या हो सकते हैं। वो अलग अलग टाइप्स कौन सी हैं? तो वो 4 टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, उनकी ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले आता है हाइपोहैलाइड, जिसके अंदर ए जो होता है बेटा वो सेंट्रल एटम होता है और एक्स जो है वो सराउंडिंग एटम होता है। ए इज सेंट्रल हैलोजन और यूजुअली इसका साइज बड़ा होता है। बड़ा हैलोजन जो होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम बनता है। एक्स इज सराउंडिंग हैलोजन और ये साइज में क्या होता है, छोटा होता है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर Cl बड़ा है तो वो सेंट्रल है, Br सेंट्रल है, Br सेंट्रल है, I सेंट्रल है, I सेंट्रल है, बाकी जो है वो क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए। और इसके अलावा हैलोजन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, साथ में एक नॉन बॉन्डिंग होता है और वो सिंगल बॉन्ड बनाकर बैठा होता है। ठीक है, जिस वजह से अगर आप इसको देखें तो इसके पास 3 लोन पेयर, एक सिंगल बॉन्ड है। इस वजह से ये क्या हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। जो दूसरे टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है उनको हम कहते हैं हैलाइड। उसका फॉर्मूला होता है AX3। इसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड होते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, Br, सेंट्रल एटम कौन हो गया, I, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। और अगर हम इनकी शेप ड्रॉ करें तो A हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एटम, और 3 हमारे क्या आ रहे हैं, हैलोजन। तो ऑलमोस्ट जो है इनकी शेप क्या होती है, टी शेप होती है। जो नेक्स्ट हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है वो होता है हैलेट। उसे कहते हैं AX5 और इसके अंदर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होता है। मतलब एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड, कुल मिला के 6 ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन है, इसलिए sp3d2। सेंट्रल एटम कौन हो गया, Cl, Br और I, और sp3d2 के अंदर ये आ गया हमारा सेंट्रल एटम, ये आ गया लोन पेयर, ये आ गया X, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। और आखिरी हमारा क्या होता है, पर हैलेट। इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं होता और इट इज AX7। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3। इसे कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
ये शेप आपने पहले नहीं सुनी होगी सीबीएसई में, पर इसको कहते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल। ये हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ये sp3d वैसे किस शेप में आता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। राइट। और ये जो है हमारा किस में आ जाता है, टेट्राहेड्रल में। कहते हैं दे आर ऑल प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय हैलोजेंस का सिंपल कॉम्बिनेशन। जैसे आपने क्लोरीन और फ्लोरीन को रिएक्ट कराया। हाँ जी, कोई पूछना चाहता है कुछ? सर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कौन था? बेटा ये वाला। ओके सर। देन आप ऐसे भी इनको रिएक्ट करके बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ये जितनी भी इंटर हैलोजेंस की प्रिपरेशंस हैं आज तक कभी नहीं पूछी गई। ये जितनी भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ना तो ये आ गई है, ना ये आई है, ना ये आई है, ना ये आई है, ना ये आई, ना ही स्कूल्स में पूछी जाती है, ना ही एग्जाम्स में बोर्ड्स में पूछी गई है। बोर्ड्स में तो अभी तक नहीं पूछी गई है। तो 99.9% चांस है कि ये वाली रिएक्शंस या इक्वेशन जो है वो आएंगी नहीं। राइट। बट हाँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं और किस रीजन की वजह से, वो यहां पर है। कहते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब के सब कोवैलेंट्स है, कंपाउंड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार पूछा जाता है, जो शायद आप में से किसी के पी ब्लॉक के अंदर एग्जाम भी हुआ होगा तो उन्होंने 1 मार्कर पूछा होगा कि व्हाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर रिएक्टिव, ठीक है ना, या उनका बॉन्ड जो है वो वीकर होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हैलोजन हैलोजन। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ICl जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू I2। सर क्यों? क्योंकि इंटर हैलोजन बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है। सर क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो p ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, ड्यू टू लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। अगर हैलोजन एक जैसे हैं तो उनके p ऑर्बिटल अच्छे ओवरलैप करते हैं, लेकिन अगर हैलोजेंस अलग अलग हैं तो उनके p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पूरी तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से बॉन्ड कमजोर होता है, जिसकी वजह से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस इंटर हैलोजन के टॉपिक के अंदर। उसके बाद दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या मतलब? दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स क्या कराएंगे, लॉस कराते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी कोई नहीं पूछता। क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, फ्रियोन्स, उनको हम इसी मेथड से बनाते हैं जो रेफ्रिजरेंट की फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। जैसे F11 CCl3F होता है, F12 वो CCl2F2 होता है, F13 CClF3 होते हैं, एंड ये हाइड्रोलाइज करते हैं। सर कैसे? अब देखो, अब मैंने बताया था ना कि x x डैश, अब जरा यहां से ध्यान से देखना, ये वाला सेंट्रल एटम मैंने बताया था। अगर ये सेंट्रल एटम है और ये साइज में बड़ा है, सेंट्रल एटम, ठीक है, साइज में ये क्या होता है, बिग, और जो दूसरा वाला है वो है बेटा कौन, सराउंडिंग एटम, और ये साइज में बेटा क्या होता है, स्मॉल। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये वाला जो है
सराउंडिंग वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है और इस वाले के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आता है। तो जब HX बनता है, HX' है ना, तो बेटा H पे पॉजिटिव आता है और इसके ऊपर नेगेटिव आता है। और जो मैंने बताया ना HOX वो नेगेटिव होता है और X पे चार्ज क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आता है ना, क्योंकि हमको पता है कि पानी इसमें स्प्लिट कर जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और X किस में स्प्लिट कर जाएगा बेटा, X पॉजिटिव और X' नेगेटिव में। तो ये X पॉजिटिव OH के साथ चला जाता है, X' नेगेटिव H के साथ चला जाता है। ऐसे हमें पता चलता है कि कौन क्या बनेंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लोरीन को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, HCl, साथ में क्या बनाता है, HOCl। तो यहाँ पर H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव है और Cl जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। वो अलग बात है कि HOCl बाद में दोबारा HCl और नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। दैट इज अ सेपरेट केस, दैट इज अ सेपरेट इशू। पर इंटर हैलोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोलाइज कर सकता है और दिस इज द वे वो हाइड्रोलाइज करता है। आप ये सब कॉपी कर लेंगे, मैं पहले पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं। राइट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम में काम आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो यूरेनियम को रिएक्ट कराते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जिसके अंदर फ्लोरीन यूरेनियम के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम होता है, जिससे यूरेनियम या न्यूक्लियर फ्यूल ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। कहते हैं डिस्कस द शेप, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले तो बेटा हम क्या बनाएंगे, सेंट्रल एटम। कौन है बेटा सेंट्रल एटम, ब्रोमीन। ठीक है, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, ब्रोमीन। तो हमें BrF3 की शेप बतानी है। शेप कैसे पता लगाते हैं, सबसे पहले तो फाइंड करिए सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन है, 7, क्योंकि ये ग्रुप 17 का है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कितने फ्लोरीन है, 3, तो 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। अब टोटल मिलाकर नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स काउंट कीजिए, काउंट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। ठीक है, तो हमने लिखा S P P D D D D एंड 5 आ गए। अब देखो ये हो गया 1 बॉन्ड, ये हो गया 2 बॉन्ड, ये हो गया 3 बॉन्ड, ये हो गया 1 लोन पेयर, ये हो गया 2 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 5, है ना, ये आ गया, ये नहीं आएगा। 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2, है ना। क्यों भाई, 3 BP है, बॉन्ड sp3d नहीं होगा, sp3d2 क्यों होगा? नहीं, D2 नहीं है बेटा, मैंने D बोला है ना, वो मैंने गलती से वहां ले गया था। तो 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए प्लस 2 लोन पेयर्स हो गए, टोटल काउंट कितने का आ गया, 5 का। तो बेटा 1 2 3 4 5, इनको हमने मिला दिया, ये हो गई sp3। अब sp3d के हिसाब से इसकी शेप बेटा क्या होनी चाहिए, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल if it has 5
बॉन्ड्स, अगर तो इसके 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इसकी शेप ट्रायंगल क्या होनी चाहिए, बाय पिरामिडल। लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड के साथ शेप क्या हो जाती है, टी शेप। तो उसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, बी आर, तो शेप क्या आ जाएगी इसकी, टी शेप। टी शेप में ये क्या हो जाएगा, बी आर, 2 लोन पेयर और साथ में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, है ना। तो मैंने क्या बताया, सेंट्रल एटम बी आर, सबसे पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद सराउंडिंग एटम कौन है, फ्लोरीन, जो हैलोजन है, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। जितने फ्लोरीन उतने सिंगल बॉन्ड। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें BrF3 की शेप बनानी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के हम ड्रॉ करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिंस ये हैलोजन है तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सराउंडिंग एटम कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इस मत का मतलब है जितने फ्लोरीन उतने सिंगल बॉन्ड, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, काउंट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। और हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एस का एक ही होता है, पी में 3 होते हैं और डी में कितने होते हैं, 5। अब देखिए बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3, तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 1 2, 2 लोन पेयर हो गए। कुल मिलाकर इनको ऐड किया तो नंबर कितना आ गया, 5। तो 5 ऑर्बिटल चूज करने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑर्बिटल से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d। एंड इसकी शेप sp3d में आइडियली कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 5। तो शेप इसकी क्या आ जाएगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन इसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड तो इसके पास सिर्फ 3 है, बाकी जो है वो 2 क्या है, लोन पेयर। उससे इसकी शेप जो है वो क्या बन जाती है, टी शेप, क्योंकि इक्विटोरियल 2 बॉन्ड्स की जगह पर लोन पेयर आ जाते हैं। जो परपेंडिकुलर एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो तो लंबे एज इट इज वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, और उनमें से एक जगह पर फ्लोरीन आ जाता है। लेकिन जो इक्वेटोरियल के बाकी जो 2 बॉन्ड होते हैं उनकी जगह पर क्या आ जाता है, लोन पेयर। इस वजह से सर ये शेप क्या बन जाती है, टी शेप।
हाँ जी बताएं। सर समझ नहीं आया कि सर टी शेप कैसे बन बेटा जाएगा, बता दो। हमारे पास जो डिटेलिंग है कि किसी भी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल की जो शेप टी शेप कैसे आती है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। अब हमने एक कंपाउंड पढ़ा था PCl5। PCl5 में पहले 3 बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। उसके बाद 2 बॉन्ड्स और प्लेस करते हो जिनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, जो लंबे होते हैं। फर्क ये है कि इस और इस शेप के अंदर, इन दोनों शेप के अंदर डिफरेंस ये है कि जो इक्वेटोरियल का ये वाला जो बॉन्ड है वहां पे हमने एक लोन पेयर रख दिया है, और दूसरा जो बॉन्ड है वहां पे हमने दूसरा लोन पेयर रख दिया है। तो ये सर मैं बॉन्ड पहले वैसा का वैसा ही है, ये बॉन्ड वैसा का वैसा ही है, ये बॉन्ड वैसा का वैसा ही है, पर ये जो इक्वेटोरियल के जो 3 बॉन्ड होते हैं उनमें से 2 बॉन्ड पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? लोन पे। और ये इसलिए आते हैं क्योंकि यही सबसे सही तरीका होता है लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स को अरेंज करने का, ताकि रिपल्शन जो है आपस में इनकी सबसे कम हो। लोग बोलते हैं कि सर लेफ्ट राइट में रख देते लोन पेयर, ऊपर नीचे रख देते। नो, द ओनली बेस्ट पॉसिबल वे जो ये आता है वो ये वाली शेप आती है। सर मैं पहले तो सर उसकी और थी ना BRF3 की सर। क्या थी पहले? सर पहले तो कोई ऑक्टाहेड्रल थी, मैं सॉरी सर, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल थी। बेटा शेप और ज्योमेट्री में फर्क होता है। ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स, एंगल सब कुछ देखते हैं, शेप इन जनरल होती है। ओके सर। समझ में आया? जैसे ठीक है सर। शेप होती है आपकी स्फेयर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सो ऑन। ये शेप ओके है। सर। लेकिन ट्रायंगल भी तो अलग अलग टाइप के हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, है ना? तो वो क्या हो गई बेटा? उनकी ज्योमेट्री हो गई, क्योंकि उसके अंदर एंगल्स की वैल्यू अलग अलग है, अलग इस होती है। वजह से बेटा। यस सर। ठीक है तो सर। शेप क्या होती है? लीनियर। शेप क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होती है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर लोन पेयर्स को भी काउंट करती ओके सर। है, ठीक है? थैंक यू और सर। उस थैंक यू सर। वजह से बेटा बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज आती है। तो इसका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के हिसाब से वैल्यूज दे रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बॉन्ड जो है वो 181 पिकोमीटर है। लेफ्ट राइट वाले जो बॉन्ड है वो छोटे हैं लेंथ के अंदर, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता, कितना होता है? 86 डिग्री होता है। तो आप ये सब कॉपी कर सकते हैं इसके लिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये बॉन्ड एंगल कितना है? 86 डिग्री। ये 172 पिकोमीटर है लेंथ, ये भी 172 पिकोमीटर है, ये 181 पिकोमीटर है। कर लो कॉपी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है अब ग्रुप 18, दैट इज नोबल गैसेस। कहते हैं इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP6। इसके अंदर हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यही 6 नोबल गैसेस हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है? ये सब नेचर में मोनो एटॉमिक है, मतलब एज एन एटम एग्जिस्ट करती हैं, किसी के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बनाती। नो मॉलिक्यूल।
ये कलरलेस होती हैं, ओडरलेस होती हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है। सर ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके लास्ट की आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? NS2 NP6। देख लो आप, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। देन हम बात करते हैं इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, आयनाइजेशन इंथैल्पी। इनकी सबसे ज्यादा होती है पीरियड के अंदर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करते। सर क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होती है। और डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज। सर क्यों? बिकॉज साइज जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या कर जाती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर छोटा साइज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। EGE, वेरी नाइस, इनकी पॉजिटिव EGE होती है। सर क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, तो इनको इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी ना करना होता है, हम तो इनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे। अब आप देख सकते हैं हीलियम का एटॉमिक रेडियस 120, 160, 190, 200, 220। रेडॉन का अभी तक पता ही नहीं चला, क्योंकि बेटा ये थोड़ी बहुत नेचर में रेडियो एक्टिव होती है, तो ये एग्जिस्ट नेचर में बहुत कम करती है, इसलिए इसकी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, या इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। IE की बात करें, हीलियम की सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम IE। सर क्यों? ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज। और रेडॉन की क्या हो जाती है? मिनिमम। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराने में हमको सिर्फ 48 किलो जूल देनी पड़ेगी, नियॉन को 116 देनी पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा आती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नियॉन की। सर क्यों? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, सेकंड शेल, फुली फिल्ड सेकंड शेल। तो नियॉन का तो कंपाउंड बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। देन आर्गन 96, क्रिप्टन ऑलमोस्ट सेम है बेटा, इस वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी ही होती हैं, EG सेम होने की वजह से। अकरेंस स्टेबल होने की वजह से ये नेचर में ओनली 1% के आसपास अकर करती हैं, एक्सेप्ट रेडॉन, और इन सब में से आर्गन सबसे ज्यादा है। तो सारी नोबल गैसेस के अंदर रेडॉन का कुछ पता नहीं, वो नहीं एग्जिस्ट करती अकरेंस क्रस्ट में, लेकिन आर्गन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। और अगर आपको इनको ऑब्टेन करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाई एयर का जब करते हैं टू ऑब्टेन नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, तब आप ऑब्टेन कर सकते हैं। कमर्शियल सोर्स हीलियम का नेचुरल गैस है, मतलब जहां जहां नेचुरल गैस पाई जाती है वहां पे थोड़ी बहुत मात्रा में हीलियम भी हमें मिलती है। और हीलियम जो है यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। यूनिवर्स का जो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बेटा वो कौन है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। और रेडॉन हमको किससे मिलती है? रेडियम, जो एक रेडियो एक्टिव मेटल है। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर मेटल जो होता है वो डिसइंटीग्रेट करता है। रेडियम रेडियो एक्टिव है, डिसइंटीग्रेट करता है। तो हम बात कर रहे हैं रेडियम। रेडियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो डिसइंटीग्रेट करता है, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं डिसइंटीग्रेट। रेडियो एक्टिव मेटल
जो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है बेसिकली वो ब्रेक करता है मेटल जो क्या करता है डिसइंटीग्रेट या फिर क्या करता है ब्रेक करता है और क्या देता है रेडॉन नोबल गैस, साथ में एक और नोबल गैस, वो कौन होती है हीलियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्रेक कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती है। कंपाउंड कौन कौन से हैं? जेनॉन और फ्लोराइड के कंपाउंड्स। 1962 में नील बार्टलेट ने एक कंपाउंड बनाया बिटवीन ऑक्सीजन। उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आयोनाइजेशन एनर्जी दी और उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, लूज। और उन्होंने ये एक कॉम्प्लेक्स बना दिया बिटवीन O2 पॉजिटिव एंड PTF6 हेक्सा फ्लोराइडो प्लैटिनेट, इनके बीच में है ना। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि आयनाइजेशन इंथैल्पी जेनॉन की और ऑक्सीजन की तो ऑलमोस्ट बराबर है, तो अगर O2 कंपाउंड बना सकता है तो उन्होंने कोशिश करी कि क्यों ना मैं जेनॉन के साथ भी ये कंपाउंड बनाऊं, और उन्होंने देखा कि उतनी ही IE के साथ जब उन्होंने जेनॉन से इलेक्ट्रॉन लूज कराया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो जेनॉन से भी आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करा सकते हो, लूज, विथ सेम IE। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ O2 ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑफ जेनॉन, इसलिए अगर O2 लाल रंग का ये कंपाउंड बना सकता है तो जेनॉन भी ये कंपाउंड बना सकता है। देन कैसे बना सकते हैं सर? है सो सेम IE लूज करके कैसे बना सकते हैं सर? बेटा साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सारे पैरामीटर्स कंसिडर करके पता चला कि इन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब लेट्स सपोज आपका एक वेट है, करंट का एक वेट है। अब करंट का वेट का मतलब ये थोड़ी ना कि करंट का ही ये वेट हमेशा रहेगा और किसी और का ये वेट हो ही नहीं सकता। तो हमने जब इधर उधर ढूंढा तो पता लगा कि ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिनका मास, जिनका वेट जो है वो करंट के साथ मैच करता है। ऐसे ही जब हमने O2 से इलेक्ट्रॉन लूज कराया तो हमें पता लगा कि जितनी एनर्जी लेके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी के साथ जेनॉन का भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। तो फिर हमने कंपाउंड बनाने शुरू किए, और जब हमने कंपाउंड बनाए तो हमने देखा जेनॉन ही नहीं, क्रिप्टन भी कंपाउंड बना लेता है, रेडॉन भी कंपाउंड बना सकता है, लेकिन हीलियम और नियॉन कभी नहीं बनाएंगे। और नियॉन, ये दो एलिमेंट हैं, ये कभी भी कंपाउंड नहीं बनाएंगे, हीलियम एंड नियॉन। ओके सर। नो कंपाउंड। सर क्यों? कोई मुझे बता सकता है क्यों? A very high ionization enthalpy. फुली फिल्ड शेल्स। हीलियम के पास एक ही शेल है, पूरा भरा हुआ है। नियॉन के पास दो शेल्स हैं, दोनों पूरे भरे हुए हैं। इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन लूज कराने का कोई फायदा नहीं है।
और ये जो हमने अभी पैराग्राफ देखा है, इट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि ज़ेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं आर मोस्टली किनके साथ, विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो सवाल यह है कि हमने देखा है कि ज़ेनॉन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड्स बनाना प्रेफर करता है, या ज्यादातर कंपाउंड जो वो इन्हीं के साथ है। तो क्या मुझे कोई इसका जवाब दे सकता है, क्या रीजन हो सकता है? तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो वेरी गुड। ज़ेनॉन इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, ज़ेनॉन इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, पर हमने जबरदस्ती उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवा ही दिया हुआ है। और इन दोनों की क्या होती है बेटा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। इस वजह से ज़ेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो F एंड O के साथ हैं। फटाफट कॉपी कर लो ताकि मुझे फिर आगे इसको हटाना है। तो ये सब मैं हटा रहा हूं। बात करते हैं इनकी प्रिपरेशंस की। कहते हैं ज़ेनॉन को आप डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ और कंपाउंड्स बना लो। जब ज़ेनॉन एक्सेस में है फ्लोरीन के साथ 673 केल्विन 1 बार ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ेनॉन का रेशियो 1:5 क्या बनाएगा, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ज़ेनॉन विद 1:20 रेशियो क्या बनाएगा, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से कंपाउंड बन रहे हैं। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड विद O2F2 डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। बाकी 3 रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाली जो 4th रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ज़ेनॉन जो डाइफ्लोराइड है आप उसको पानी के साथ हाइड्रोलाइज करके ज़ेनॉन साथ में HF एंड साथ में क्या बना सकते हैं, O2 बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो सबलाइम करते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है। सर क्या मतलब, सप्लाइज फ्लोरीन, ये फ्लोरीन जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आराम से हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। तो अभी ये रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी ना यहाँ पे, तो ये रिएक्शन होगी इनकी हाइड्रोलिसिस की। बट ध्यान रखना कि हाइड्रोलिसिस कैसा है, कंप्लीट के पार्शियल। जैसे हाइड्रोलिसिस सिंपली लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, राइट। कहते हैं ज़ेनॉन फ्लोराइड्स फ्लोराइड एक्सेप्टर्स के साथ रिएक्ट करके केटायनिक स्पीशीज बनाते हैं और फ्लोराइड डोनर्स जो है वो क्या बनाते हैं, फ्लोरो एनायंस। सर कैसे, ये F- इसको दे देगा। अगर ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड F- दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, केटायन, और PF5 क्या बन जाएगा, PF6। तो ये हो गया फ्लोराइड एक्सेप्टर्स। तो PF5 हमारा क्या हो गया, फ्लोराइड एक्सेप्टर्स। तो वो F- जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है।
जेनॉन टेट्राफ्लोराइड भी F माइनस दे सकता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड को, तो खुद केटायन और एनायन बना सकते हैं। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड मेटल फ्लोराइड के साथ कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, जहां पे M कैन बी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। जेनॉन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ, कहते हैं कैसे बनते हैं, अगर आप जेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड्स का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दोगे, जेनॉन ट्राई ऑक्साइड HF एंड O2, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का 3 वाटर के साथ क्या हो जाएगा, जेनॉन ट्राइऑक्साइड साथ में HF, लेकिन इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस जेनॉन फ्लोराइड का वाटर के साथ क्या दे देगा, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड साथ में HF, जेनॉन इसे कहते हैं ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अब सर ये दोनों रिएक्शन वो हमसे पूछेंगे कैसे, तो बेटा जब वो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड लिखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आएगा 3H2O, और अगर उन्होंने लिखा कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस H2O तो ये रिएक्शन ये वाली होगी। समझ में आया क्लास कॉन्सेप्ट? और जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में 2H2O अगर आएगा तो रिएक्शन ये वाली हो जाएगी। तो ये दोनों भी बहुत, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, ये चारों ही रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस स्पेसिफाइड होता है, तो वहां पे लिखेंगे वो कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो ये नहीं लिखेंगे कि वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो वो यहां पर सिर्फ H2O लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, 2H2O। इस चीज का ध्यान रखना। तो वो एक तरह से आपको काइंड ऑफ ऑलमोस्ट हाफ बैलेंस रिएक्शन खुद दे ही देंगे कि भाई इसके आगे अगर 2H2O आएगा, इसी हिसाब से फिर आपको बाकी के कंपाउंड्स बनाने हैं, राइट। तो ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड्स की, कहते हैं जेनॉन ट्राइऑक्साइड एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकता है। जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है। कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेस, क्योंकि इनके फुली फिल्ड आउटरमोस्ट सबशेल्स है, इसलिए ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करते, ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं, कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, बिकॉज नो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, मोनो एटॉमिक होने की वजह से इनके बीच में इंटरैक्शन जो है वो नहीं है, इसलिए ये बड़ी आसानी से लो टेम्परेचर पर लिक्विफाई कर सकती हैं। कहता है डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड लीड्स टू अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो जब आप जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हम पीछे की रिएक्शंस में जाते हैं। ये देखिए, जब आप जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर जेनॉन क्या है +6, फ्लोरीन क्या है -1, हाइड्रोजन क्या है +1, ऑक्सीजन क्या है -1। जेनॉन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है -2, तो जेनॉन क्या हो गया +6, H क्या हो गया +1 -1।
सिमिलरली जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में +6 -1, ऐसे ही +6 और ये क्या हो गया -1, +1 -2, पानी में क्या हो गया H+1, O कितना हो गया -2, इसके अंदर फ्लोरीन कितना हो गया -4, ऑक्सीजन कितना हो गया +2 और जिनॉन कितना हो गया +2। और ये कितना आ जाएगा +1 -1, सेम गोज यहां पर, नहीं ये +6 आएगा, ये भी -2 आएगा। ये कितना है +6, ये आ गया टोटल मिला के -2, ये आ गया -1, ये आ गया +1, ये आ गया -1। तो हर रिएक्शन में all elements have सेम ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नहीं चेंज हो रहे, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। कहते हैं नो, कहते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस वो ये है जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स एलिमेंट्स के सेम रहते हैं, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। देन स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ेनॉन के कंपाउंड्स कभी कभार ये भी ड्रॉ करने आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं बेटा, वैसे तो इसकी शेप क्या होनी चाहिए, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, लेकिन इसके पास 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, इस वजह से इसकी शेप बेटा क्या आ रही है, लीनियर। अब आप इसके अंदर देख लीजिए, ये कंपाउंड है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। सर कैसे बनेगा, ये देख लो बेटा, ज़ेनॉन एक नोबल गैस है जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सराउंडिंग एटम्स किसके साथ कंबाइन कर रहा है, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कितने फ्लोरीन है, 4। तो बेटा आप 1 2 3 4 फ्लोरीन ड्रॉ कर देंगे। अब आप काउंट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, S P P D D D D। तो बेटा कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4। ये हो गया 4th बॉन्ड पेयर, और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। शेप क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड है, इसलिए ज्योमेट्री क्या आ रही है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। तो ऐसे हम शेप्स निकाल सकते हैं। ये देखो बेटा, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, पहले ज़ेनॉन बनाओ। ज़ेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में और 6 बॉन्ड बना रहा है सिंगल सिंगल फ्लोरीन के साथ। तो बेटा 1 लोन पेयर प्लस 6 बॉन्ड पेयर,
टोटल नंबर कितना हो गया 7, काउंट कर लोगे तो बेटा ये क्या आ जाता है sp3d3। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ट्राइगोनल सॉरी पेंटागोनल बायपिरामिडल।